हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चे के कमेंट आ रहे थे, सर मानव प्रजनन पढ़ाइए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाइए। और हालांकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है और एग्ज़ाम नज़दीक आने के को लेकर हम भी सोचे हैं कि क्यों न पढ़ा दिया जाए ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो जाए। तो चलो आज हम शुरू करते हैं, समय को गवाएंगे नहीं और स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले तो सब बटन को दबाओ और लाइक करो, दिल का चिन्ह दो। चलो चलो, तो आज हम शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हिंदी में मानव प्रजनन कहते हैं। ठीक है, देखो प्रजनन कैसे होता है। प्रजनन तुम लोग को भी पता है कि तुम लोग आजकल लड़के से जवान हो जा रहा है, तो तुम लोग को भी पता है कि प्रजनन कैसे होगा। तो एक नर की आवश्यकता है, एक मादा की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेल रिप्रो ऑर्गन। दूसरा क्या लिखेंगे, फीमेल। ध्यान से समझना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल का मतलब होता है नर और रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रजनन या जनन भी लिख सकते हैं। ऑर्गन का मतलब अंग हो गया। एक तरफ नर जनन अंग हो गया, फीमेल का मतलब होता है मादा, रिप्रोडक्टिव का मतलब जनन, ऑर्गन का मतलब अंग। दूसरे तरफ हो गया मादा जनन अंग। एक तरफ नर जनन अंग, दूसरे तरफ मादा जनन अंग। अब तुमसे सवाल पूछेगा कि आखिर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने लिखा, तो सबसे पहला सवाल बनता है कि आखिर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता कहाँ है। तो एक ही लाइन में आंसर बोलेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विक रीजन के बीच में होते हैं। कहाँ पे होगा, पेल्विक रीजन के बीच में। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हम जानेंगे कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से किस चीज को बनाने का कार्य करता है। तो बनाने का कार्य क्या करेगा, स्पर्म। मेल में क्या होगा, स्पर्म। और स्पर्म को क्या कहते हैं हिंदी में, शुक्राणु। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होता है, मतलब स्पर्म जो बनता है कोई ना कोई प्रक्रिया से बनता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हिंदी में बोलेंगे शुक्राणु जनन। मादा में क्या होते हैं, ओवा। ठीक है, और ओवा जो बनते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, oogenesis। oogenesis। अब देखो, जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ जब मिलेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में शुक्राणु और इसमें क्या होगा, ओवा, इसको अंडाणु कहते हैं। जब एक साथ मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे, निषेचन। निषेचन। अब देखो, ये दोनों आपस में मिले तो निषेचन हुआ। अब क्या होगा निषेचन के बाद, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट।
फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, युग्मक का निर्माण। युग्मक के निर्माण जब होंगे तो क्या होगा, कोशिका का डेवलपमेंट होगा। कोशिका क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, मतलब कोशिका विभाजन करेगा, डिवीजन करेगा। एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। जब 16 स्टेज में आएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्लास्टो, याद रखना बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बाद जो कोशिका का डिवीजन होता है, कोशिका डिवीजन, कितने कोशिका का डिवीजन को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो 16 से जब 32 बनते हैं तो उसी को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जब ये 32 कोशिका जब निर्माण करता है तो ये मादा के जो गर्भाशय होते हैं, गर्भाशय में 32 के 32 कोशिका जाकर वो इम्प्लांट हो जाता है, मतलब रोपण क्रिया प्रारंभ हो जाता है। तो उसे रोपण क्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन, और इसे हम हिंदी में रोपण कहते हैं। क्या होगा कि मादा के गर्भाशय में 16 कोशिका जाके वहां पे धंस जाएगी। जब इम्प्लांटेशन जब पूरी तरह संपन्न हो जाएगी, इम्प्लांटेशन जब पूरी तरह संपन्न हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो किसको कहते हैं, भ्रूण को कहते हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट। ये जब डेवलपमेंट होगी तो तुमको हम आगे हम बताएंगे कि एक मंथ में बेबी के शरीर का कौन सा अंग बनती है, 2 मंथ में बेबी के शरीर का कौन सा अंग बनती है, 9th मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, सारे मंथ का, मतलब जो शरीर के जो अंग बनते हैं, प्रत्येक मंथ में कुछ न कुछ अंग का निर्माण होते रहता है। तो इम्प्लांटेशन जब कोशिका 16 कोशिका जब मादा के गर्भाशय में जब जाकर धंस जाते हैं तो उसके बाद इम्ब्रियो मतलब भ्रूण हो गया। भ्रूण का डेवलपमेंट मतलब भ्रूण के शरीर के अंग का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, ये कब तक होगा, 9 मंथ तक। और 9 मंथ को हम कौन सा पीरियड कहते हैं, तो गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। कौन सा पीरियड हो जाएगा, गेस्टेशन पीरियड हो जाएगा। जब ये 9 मंथ तक बेबी माँ के गर्भ में रहती है तो उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी होगा। डिलीवरी को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। डिलीवरी को क्या कहेंगे, पार्चुरेशन। बर्थ भी बोल सकते हैं या डिलीवरी भी बोल सकते हैं। जब पूरी तरह पार्चुरेशन मतलब बेबी जब माँ के गर्भ से बाहर आती है तो बेबी को जीवित रहने के लिए माँ का दूध चाहिए। कितने मंथ तक, 6 मंथ तक। और 6 मंथ को माँ अपने बच्चों को 6 मंथ तक जब दूध पिलाती है तो उस अवस्था को हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहेंगे, लैक्टेशन। लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये पूरा टॉपिक का नाम हुआ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले मेल से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
उसके बाद ए स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है और शुक्राणु किसको कहते हैं। उसके बाद फिर फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद oogenesis के बारे में जानेंगे, oogenesis क्या है। उसके बाद अंडाणु के बारे में जानेंगे, ओवा क्या है। शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो निषेचन क्रिया कैसे होती है। निषेचन क्रिया के बाद जानेंगे कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है। युग्मक जब निर्माण हो जाते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट मतलब कोशिका का डेवलपमेंट कैसे होता है, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, मतलब सेल्स का डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, जब सेल्स का डिवीजन हो जाते हैं तो गर्भाशय में इम्प्लांटेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन हो जाएंगे तब एम्ब्रियो का भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे होगा। जब भ्रूण पूरी तरह डेवलपमेंट हो जाएंगे तो गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ तक बेबी के शरीर के कौन कौन सा अंग बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जब 9 मंथ तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो उसके बाद जो बर्थ होगा और बर्थ के समय क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद लैक्टेशन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का ये पूरे टॉपिक के रूप में यहाँ पर हम तुमको बताए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले मानव प्रजनन के बारे में हम बेसिक जानते हैं, आखिर में मानव प्रजनन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो फिगर बनाया गया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिगर बनाया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर वाले जो पोर्शन है इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर एक एस्फिंक्टर होते हैं और एस्फिंक्टर का काम क्या है कि जब तक ये क्या होता है कि जब तक मेरे माइंड सेट है पूरा कि माइंड सेट है, आप कभी भी एनालिसिस कर लीजिएगा। जब आपको पेशाब लगता है तो उस समय जब आपकी इच्छा नहीं होगा तब तक पेशाब बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपकी इच्छा होती है, जब आप एक सुरक्षित जगह पर चल जाते हैं तो अपने इच्छा अनुसार पेशाब करते हैं, उसको रोकते हैं, तो वो रुकता किसके द्वारा है, एस्फिंक्टर के द्वारा। यूरिनरी ब्लैडर से डायरेक्ट पेशाब किस में आता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब किसके द्वारा होता है, यूरेथ्रल यूरिनोजेनाइटल डक्ट के द्वारा। इसके द्वारा ये पेशाब यूरिनरी ब्लैडर से अंदर की तरफ आएगा। यहाँ पर एक जो सेमाइनल वेजिकल होते हैं दोनों तरफ होते हैं, ये वन पेयर होते हैं, एक होता है इस साइड में लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड में। इसमें एक एम्पुला होते हैं जो फूला हुआ भाग होता है। एम्पुला को कौन सा भाग कहते हैं, फूला हुआ। अब देखो इसके नीचे ठीक प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, इसके ठीक नीचे क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे क्या होते हैं, कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड होते हैं। जो पेशाब की जो नली है, जो यूरेथ्रल यूरिनोजेनाइटल है, ठीक उसके दोनों बगल में एक फूला हुआ मांस की तरह होता है, उसे हम कैवर्नोसम कहते हैं। और ये एक पेयर होते हैं, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में होते हैं। ठीक है, और
यूरेथ्रल यूरिनोजेनाइटल से जो यूरिन है ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। और इसके जो जो सबसे नीचे वाले पोर्शन होते हैं उसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है। ग्लांस पेनिस के ऊपर में एक स्किन फोल्ड होते हैं जिसे हम फोल्ड ऑफ स्किन कहेंगे या फोर स्किन भी बोल सकते हैं। सबसे नीचे जो ओपनिंग भाग होते हैं उसे हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। और एस्पोंजियोसोम एक ही होते हैं जो सिंगल होते हैं। अब देखो इसमें क्या होते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरिन नर में मतलब मेल में यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही रास्ता से निकलते हैं कि उसका अलग अलग रास्ता है, तो आंसर देंगे एक ही रास्ता है। जिस रास्ता से यूरिन निकलते हैं उसी रास्ता से स्पर्म भी निकलता है। बात समझ में आया। और लास्ट एंड को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। बात समझ में आया। और ये जो कैवर्नोसम जो एक जोड़ा होते हैं, स्पोंजियोसम सिंगल होते हैं, ये दोनों एक ही उत्तक के बने होते हैं। और जिस उत्तक का नाम क्या है, एक्सटाइल टिश्यू कहते हैं। इसको कौन सा टिश्यू कहेंगे, एक्सटाइल टिश्यू। अब देखो ये तो पेनिस की बात हो गई। पेनिस के ठीक नीचे दो टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस के बारे में हम डिटेल में चलेंगे। टेस्टिस के बारे में डिटेल में चलेंगे। देखो टेस्टिस में क्या होते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा। टेस्टिस में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो शुक्राणु बनने का क्या क्या प्रक्रिया है यहाँ पर हम लिंक कर दिए हैं। देखो जो हमारा जो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये जो पेनिस है, ये पेनिस पेल्विक रीजन के ठीक बीच में होते हैं। पेल्विक रीजन के कहाँ पे होते हैं, ठीक बीच में होते हैं। तो पेल्विक रीजन के ठीक बीच में जो पेनिस होता है और पेनिस के ठीक नीचे टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण में कौन कौन सा भाग होते हैं, उन सारे भाग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो ये एम्पुला है और एम्पुला से ठीक नीचे की तरफ ये कौन आया है, टेस्टिस आया है। टेस्टिस के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ये एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी इसको कहते हैं। इसके नीचे पेल्विक रीजन और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पेनिस हो जाएगा। और पेनिस के ठीक बगल में क्या हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा। तो टेस्टिस में कौन कौन सा भाग होते हैं, सबसे पहले ये जो नली है, नली को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। और स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या उपस्थित होते हैं, तो वास्ट डिफरेंस, मसल्स, आर्टरी, वेन, लिम्फ, नर्व, ये सारे उपस्थित होते हैं। तो ये सारे जितने भी ये नाम लिखे गए हैं, ये अक्सर नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड में कौन कौन सा भाग उपस्थित होते हैं, तो वास्ट डिफरेंस, मसल्स, आर्टरी, वेन और लिम्फ और नर्व होगा, ठीक है। अब इसके आगे वाले भाग को हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। उससे ठीक आगे वाले भाग को वास्ट डिफरेंस कहते हैं। ठीक इससे आगे वाले भाग को स्क्रोटम कहते हैं, जो सिंगल होते हैं, ठीक है। और गैवर्नुकुलम कहते हैं, ठीक इससे आगे वाले भाग को होते हैं। तो अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे फिगर के माध्यम से, टेस्टिस को बेहतरीन तरीका से आपको समझाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इमेजिन कराए हैं कि टेस्टिस में कौन कौन सा भाग होते हैं और किस भाग का क्या काम होते हैं, ये आपको अभी हम इमेजिन कराएंगे और फिगर के माध्यम से रियलाइज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टेस्टिस के बारे में चलेंगे।